बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर बात करें तो वर्ल्ड कप का बड़ा चर्चा है और 5 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर इंडिया में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक जारी रहेगा। 10 ममालिक की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करते दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान हो गया है। उस हवाले से भी हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और बिजनेस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ प्रोफेसर हसन जावेद साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मौजूद है फरहान फरीद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जो 10 ममालिक हैं जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं ICC के, उस हवाले से बात कर लें और क्या पोजीशन है आप समझते हैं कि इस फाइनल फोर में कौन सी 4 टीमें इस वक्त नज़र आएंगी इस फाइनल फोर में। तो इस पर सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, क्या समझ रहे हैं इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ 5 अक्टूबर से होना है, ओवरऑल कैसा देख रहे हैं, कौन सी 4 टीमों को आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि ये टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी? गो के श्रीलंका ने भी क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई है, फिर नीदरलैंड क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आती हुई इस टूर्नामेंट में दिखाई दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, ये जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इसमें हम 1-1.5 महीने पहले तक तो जो हमारी टीम के मुतालिक एक पूरा परसेप्शन कह लें, बल्कि आप ये कहें कि जो हमारी टीम से तवक्कात उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कायम की जा रही थी, वो तो यही थी कि दुनिया के बड़े बड़े जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है ख़तरनाक टीम है और किसी भी टीम को वो हराने की सलाहियत रखती है और फाइनल फोर में वो आ सकती है। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह से पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो उसने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद वही क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को मतलब फेवरेट करार दे रहे थे, वो अब थोड़ा सा उससे इज्तनाब बरत रहे हैं और उस तरह की वो बात नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स के मतलब बयानात देखे हैं और उनकी बातें सुनी हैं जो पहले कुछ और कह रहे थे 1-8 महीने पहले और अब कुछ और कह रहे हैं। रह गई बात कि देखें कौन सी टीमें आएंगी, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है उसमें मतलब एक आप ये देखें कि कंसिस्टेंसी है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने में कामयाब रही है, ये सबको पता है। उसके बाद भारत की टीम है और फिर उसके बाद देखें वेस्ट इंडीज़ है, भारत है और फिर ज़ाहिर है इंग्लैंड तो पहली मरतबा जीती थी, पाकिस्तान भी एक ही जीता है। एक मरतबा पाकिस्तान जो है वो फाइनल हार गया था और 4 मरतबा पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल चुका है। तो बात यह है कि देखें टीमें जो हैं वो पास्ट की रिकॉर्ड पे नहीं जीता करती हैं। टीमें हमेशा अपनी जो करंट जो परफॉर्मेंस होती है, जिस वक्त वो ग्राउंड के अंदर होते हैं, वो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, उनके फैसलों में कितनी कंसिस्टेंसी है, उनके प्लेयर्स जो हैं कितने ज़्यादा सुपरफिट हैं। देखिए इंटरनेशनली जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है फ़िज़िकल फ़िटनेस की, तो मैं ये कहूँगा सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम जीते और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे, लेकिन हमारा जो फिटनेस लेवल है उसका वो मेयार नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत है, या फिर जो दूसरी टीमों का जो मतलब एक मतलब इंटरनेशनली जो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का मेयार है उसको हमारी टीम मैच नहीं करती। जब आपकी टीम जो है, ये मैं खुशी से ही बात नहीं कह रहा बल्कि अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि आपने उसका प्रूफ दे दिया है। एशिया कप में आप टीम अनाउंस करते हैं भारत के ख़िलाफ़ और श्रीलंका के ख़िलाफ़, टीम जनाब ग्राउंड में उतर जाती है, उस वक्त तक आपका जो टेक्निकल स्टाफ है या ट्रेनर है या टीम के डॉक्टर्स हैं, उन्हें मतलब अपने खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के मुतालिक कोई इल्म नहीं होता और वो प्लेयर जो हैं वो अनफिट हो जाते हैं अंदर जाके 2-4 ओवर करा के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पेस अटैक है, हमारे जो ट्रेनर्स ने उनको तैयार किया है, वो सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी, देखिए एक तो चोट लगती है, जैसे आदमी कोई भी खिलाड़ी किसी भी मैच में अनफिट हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। जैसे फ़हीम अशरफ को लगी थी चोट, जो यहाँ आगा सलमान को चोट लगी थी, ठीक है उनको लगी थी, वो आ जाता है, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, गिर जाते हैं, गेंद लग जाती है। लेकिन ये देखें, ये तो प्लेयर्स की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो ज़रा सा भी अपने आप को महसूस कर रहे हो कि वो अनफिट नहीं है, तो ये तो देखें क्राइम में आता है। हालांकि प्लेयर्स की नेक नियति पे हमें कोई शुबा नहीं है,
यकीनन उन्हें नहीं पता होगा और वो हो गए अनफिट, लेकिन आपके ट्रेनर्स क्या कर रहे थे? वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। बिल्कुल इसकी जो है चेक एंड बैलेंस और नहीं शहजादा था। इसकी जो है इस पे बाकायदा मजीद भी इन्वेस्टिगेशन होनी बात चाहिए। करते हैं। प्रोफेसर हसन जावेद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, टीम का ऐलान हो गया है पाकिस्तानी स्क्वाड का वर्ल्ड कप के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो फिटनेस के हवाले से बात हो रही है। शादाब खान मुकम्मल तौर पर फिट नहीं रहते, हसन अली टीम में वापस आए 1 साल के बाद, लेकिन उनके साथ भी फिटनेस मसाइल लगे रहते हैं। फिर सलमान अली आगा जो मैच के दौरान, एशिया कप के दौरान जो है अनफिट हुए। फिर हारिस रऊफ। इन 4 लड़कों पे आप समझते हैं कि अभी भी फिटनेस लेवल वो 100% नहीं है जो कौमी स्क्वाड के लिए मुंतखब करते वक्त किया जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ कॉल्ड द नेशनल क्राइम, कि अगर आप फिट नहीं हैं और आपने फिट डिक्लेयर किया और चले गए। खैर, आपने कुछ भी किया, लेकिन ये कि डिफरेंट लैब टेस्ट किए इसलिए जाते हैं कि अंदर के मर्ज़ का पता चल जाए। ये जो MRI रिपोर्ट आ रही है या जो भी आपकी फ़िज़िकल जो टीम है वहाँ फ़िटनेस चेक करती है, तो उनका भी इसके अंदर काम है। बाकी ये कि हमेशा हमें मायूसी के रास्तों में उम्मीद की किरण को तलाश करना है, और उम्मीद की एक किरण जो है इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए ये है कि हम एशिया कप में श्रीलंका और इंडिया से हार गए। क्योंकि जब अब हम हार गए, अब हमें ना कोई फेवरेट समझ रहा है ना कुछ समझ रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है कि हम प्रेशरलेस अब मैदान में जा रहे हैं। आप उस वक्त पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे जब आपका रास्ता जो है वो सेमीफाइनल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को पूरा आई वुड से लाइक बाबर आजम शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने गोल के ऊपर जाएं और उसको देखें कि वो ठीक है। मैं तो खुश भी हुआ हूं कि अगर हम एशिया कप में इस तरह हार गए, अच्छा हुआ कि हमें अपनी गलतियां पहले पता चल गई। जहाँ तक खिलाड़ी का ताल्लुक रहा, इंजरीज़ टाइम लेती हैं। अपने आप को फिट करने के लिए आप मेहनत करके अपने आप को फिट भी कर सकते हैं। आपके मीन मोटो क्या है आखिर आगे जाके वर्ल्ड कप के अंदर? मैं समझता हूं कि टीम अंडर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है इंशाल्लाह, और ये जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास 92 में आकिब जावेद और वसीम अकरम, ये 2 मेन बॉलर थे। मुश्ताक बीच में ट्रिगर कर गए और वो भी एक बॉलर आ गए, वरना जाज अहमद से भी बॉलिंग करवाई गई। आमिर सोहेल बॉल कर रहे थे। तो अभी भी अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी और मेन हारिस रऊफ हैं, उन्होंने मायूस किया, अनफिट हो गया एशिया कप के अंदर। छोटा टूर्नामेंट है तो 2 महीने जारी रहेगा टूर्नामेंट भी। तो मैं समझता हूं कि अच्छा है जो हुआ, लेकिन एक अब हम पर प्रेशर नहीं है। नेक नियति के साथ दाखिल हो जाएं, क्योंकि इस कौम में जो भी हमारे पाकिस्तान में लोग हैं सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये कहे कि मुझे पीछे से उसने हाथ रखा तो मैं आज ये बन गया, चाहे वो रियाज भाई हों, जुनेद भाई यहाँ बैठे हुए थे, कोई भी शख्सियत हो, अपनी मेहनत से इंसान आगे बढ़ा। एशिया का ये मसला है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कि हमें मोरालिटी नहीं मिलती, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो अब जो सिचुएशन है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि टोटल ये कहना कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे बहुत मेन है, सब कुछ है, लेकिन उनकी वजह से ही हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे। जब मैथ्यू वेड ने 2 छक्के लगा दिए लास्ट में जाके, कितनी आराम से उसने रीड किया था उसकी बॉल को। तो बात यह है कि बॉलें हर जगह एक तरह नहीं डाली जाती। मोहम्मद आमिर के साथ विनर की स्टैंप लगी हुई है और हारिस रऊफ ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। तो कोई ऐसा इसमें वॉरियर नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इसने इस जंग को जिताया हुआ है माजी में। बाकी ये है कि नेक नियति होगी अगर, और स्पिरिट होगी कि भाई असल फतह हासिल करनी है, उसी में इज्जत है, उसी में बका बिल्कुल है। फतह हासिल करनी है। फरहान फरीद साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पर, और अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा टीम के हवाले से, जो टीम अनाउंस हुई है वर्ल्ड कप के लिए ICC की, आप क्या समझ रहे हैं कि इस टीम के अंदर है कौन से प्लेयर्स को इन होना चाहिए था मज़ीद, या कौन से प्लेयर्स को आउट होना चाहिए था इस टूर्नामेंट के अंदर? क्योंकि एक बड़ा मेगा इवेंट है, पाकिस्तान 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टीम में आप किसको मुंतखब समझते थे कि ये लड़का डिजर्व करता था कि इसमें इस टीम को शामिल होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बड़ा आसान सवाल किया आपने
क्योंकि ये सवाल आप किसी भी एकेडमी के बच्चे से भी कर लेंगे ना, तो वो साफ साफ आपको बता देगा कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त कौन सी टीम वर्ल्ड कप के लिए होनी चाहिए थी या कौन से लड़के नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि मैं तो सिलेक्टर को क्यों नहीं नजर आया फरहान फरीद साहब? जी, सिलेक्टर को भी पता था। मैंने कभी व्हाट्सएप ग्रुप में एकेडमियों के बच्चों को देखा, गुलजार क्रिकेट एकेडमी के बच्चे टीम तरतीब दे रहे थे बहुत ही जबरदस्त। तो मैं हैरान था उन बच्चों की उस पर, और हैरान था इंजमामुल हक। देखिए, आपने कहा कौन से खिलाड़ी होने चाहिए थे, कौन से नहीं होने चाहिए थे। ये इंजमामुल हक ने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि कौन से लड़के नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमने रख लिए, क्यों रखे ये नहीं बताया। अबरार अहमद जो था, उन्होंने तजुर्बे के बेस पे हमने रखा है जी। तो फिर हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन है और सीनियर सहाफी रियाज भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि जब आप एक खिलाड़ी को तजुर्बे की बुनियाद पर रखते हो, एक खिलाड़ी को कहते हो कि यार इसने 8 महीने से क्रिकेट तो नहीं खेली है, और फिर मिसाल देते हैं कि हमने इसको लंकन प्रीमियर लीग की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में सेलेक्ट किया है। और भाई बताओ तो सही, वो लंकन प्रीमियर लीग की कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? मैं आपको बताता हूं, 5 मैचों में 8 विकेटें हासिल की, और 15वें बॉलर थे लंकन प्रीमियर लीग के जिनको उनको अच्छी परफॉर्मेंस पे कह रहे थे। और आप आ जाए, अगर साइम अयूब ने तो कैरिबियन लीग के अंदर लगातार 3-4 50 बनाई हुई है, और फिर आप कहते हैं तजुर्बे की बुनियाद पे, तो सरफराज अहमद से बड़ा तजुर्बेकार कोई खिलाड़ी जो इंडिया में 2007 में एक वनडे मैच खेल चुका है और T20 वर्ल्ड कप भी 2017-18 में वहां पर खेल चुका है, और इमाद वसीम वो दूसरा खिलाड़ी है जो इंडिया में क्रिकेट खेल चुका है। उसके अलावा कोई और पाकिस्तानी इस टीम में लड़का नहीं है जो इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलने का तजुर्बा रखता हो। आपने अबरार अहमद को इस बेस में शामिल कर लिया कि वहां पर अभी भी आप 2 अनफिट बॉलर लेके गए, बिल्कुल ऐसा अभी भी आप 2 अनफिट बॉलर लेके गए। देखिए, हारिस रऊफ फिट नहीं है, वहां जाके फिट हो जाएंगे। शाहीन आफरीदी के बारे में आ रहा है कि वो शुरू के 2 मैचों में शायद अवेलेबल नहीं हो, और आपने देखा था कि आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेले तो पाकिस्तान को क्रूशियल टाइम में शाहीन आफरीदी धोखा दे गए जब पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप हार गया। अच्छा, बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें चाहे नदीम शेट्टी साहब हो, रमीश राजा साहब हो या जका अशरफ हो, सीखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि वही गलती है बार बार दोहरा रहे हैं। हम 2 साल पहले से कहते आ रहे थे, आपने आप करना तो वही है ना जो आपने चले आपकी एक बात काटता हूं कि आपने कहा कि जिस तरह इंजमाम ने कहा कि हम तजुर्बे की बेस पर टीम मुंतखब कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो वाकई तजुर्बे की बेस पर बिल्कुल टीम तैयार हुई है। लेकिन इस तजुर्बे में मोहम्मद हारिस है जो डोमेस्टिक में भी रन नहीं करता है, टोटल 27 रन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर करके बैठे हुए हैं। उन्हें शायद किस बेस पर टीम के साथ ट्रैवलिंग कराया जा रहा है। फिर जो 2 सेंचुरियां अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज अहमद स्कोर करते हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी जाती। देखिए, इंडिया के अंदर आपको इस किस्म के जो आपके कप्तानी के भी तजुर्बे रखते हो, ICC इवेंट भी आपको जितवाया हुआ हो, ऐसे खिलाड़ी की तो आपको बेइंतहा शदीद जरूरत पड़ती है। मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हो। हारिस देखें, अगर हारिस को आप खिलाएंगे तो किस नंबर पे खिलाएंगे? आपने देख लिया ना, आपने एशिया कप के अंदर हारिस को देखा, उनको जब मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। वो T20 में एज ए ओपनर खेलते हैं। अगर कहीं भी ऐसा मौका आया इंडिया के अंदर कि हारिस को इन करना हुआ और हारिस को खेलना पड़ गया, तो आप ओपनर तो नहीं हटाएंगे ना अपने। ओपनर जो आपके चले उनको खिलाएंगे, और हारिस को मिडिल ऑर्डर में अगर आप खिलाएंगे तो हारिस मिडिल ऑर्डर में खेलते ही नहीं है, और दूसरा उनको तजुर्बा ही नहीं है। फिर आखिर में बोलेंगे कि हम जब हार के आएंगे तो कहेंगे कि हम परेशान थे, आखिरी लम्हात में हमारे लड़के अनफिट हो गए और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बेस्ट अवेलेबल दोस्त थे जो अवेलेबल, हमने उन दोस्तों को खिला दिया, अब हम आगे क्या करें। देखिए, आपने कहा कि कौन सी टीम जो है, रियाज भाई से पूछा कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है, 4 टीमें कौन सी होंगी। देखिए, एशियन टीमों का रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल खेला, फिर 96 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने फाइनल खेला, फिर 99 के वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान ने फाइनल खेला, फिर 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल खेला, फिर 2007 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने फाइनल खेला, फिर 2011 में इंडिया फाइनल खेला और जीतता है। उसके बाद आप एशियन टीमों की परफॉर्मेंस देखें, 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलते हैं, फिर बदकिस्मत टीम न्यूजीलैंड इंग्लैंड से फाइनल हारती है। तो न्यूजीलैंड की टीम को आप देखें, वो 2 मुसलसल फाइनल हारी है, लेकिन वो अपने यंग लड़कों से और अपने जो एवरेज प्लेयरों से परफॉर्मेंस लेना जानती है। उनका कप्तान अपने खिलाड़ियों से जंग लड़ना जानता है, उसको पता है जंग किस तरह लड़ी जाती है, बड़े इवेंटों में किस तरह अपने नफ्स को काबू किया जाता है। इंडिया की टीम बहुत बड़ी है। इंडिया ने 2007 में आखिरी T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में धोनी की क़यादत में ODI वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से 12 साल में उन्होंने अरूज पाया, पैसों के लिए बेइंतहा पैसा, IPL अपने अरूज पे गया, लेकिन उन्होंने कोई ICC टाइटल नहीं जीता अभी तक। और आज भी इंडिया की टीम देखेगा एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि वो अपने गलत फहमी में रहेगी। इंडिया की टीम आने वाला वक्त ही अब बताएगा इसका, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। रियाजुद्दीन साहब, विकेटों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या समझते हैं वहाँ पर अब इंडिया की जो टीम है, मैनेजमेंट है और वहाँ पर क्यूरेटर जो हैं, वो कैसी विकेट बनाने को तरजीह देंगे? क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया की
फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस वक्त है, क्योंकि इन स्विंग आउट स्विंग तमाम ही सिराज भी वैसे ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में आ गए, बुमराह बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, फिर स्पिन डिपार्टमेंट कुलदीप बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इंडिया की जानिब से। तो विकटें अब शायद इंडिया के लिए भी इतनी आसान नहीं है कि वो स्पिन ट्रैक बनाए, उनकी ज़्यादा तरजीह होगी या तो वो बैटिंग विकेट बना लें या थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बनाए। शायद इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, फरहान फरीद की बात को मैं थोड़ा सा आगे करूंगा। मैं कैटेगोरिकली ये बात कहूंगा कि इस टीम में, हालांकि हमारी दुआएं उन खिलाड़ियों के साथ हैं जिनके मैं नाम लूँगा कि वो आइंदा अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। एक तो अगर आप मेरिट की बात करते हैं और अगर आप पसंद नापसंद की बात नहीं करते हैं तो आपने फ़खर जमान को टीम में गलत रखा है। दूसरे आपने मोहम्मद हारिस जो बैट्समैन विकेट ट्रैवलिंग कर रहे हैं टीम के साथ, जो भी हैं जिस हैसियत में भी रखा है। और एक आपने जो हसन अली को बिल्कुल गलत लिया है। और इसमें जो इस टीम में जो 2 खिलाड़ी होने चाहिए थे वो एक तो सरफराज अहमद होने चाहिए थे, एक अम्माद वसीम हर सूरत में होने चाहिए थे। बाकी आप किसी को भी रखते थे बॉलर को, वो एक अलग बात थी। रह गई बात आपने जो विकटों के हवाले से बात की थी तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मरतबा बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इंडियंस को कि वो जो है ऐसी विकटें होंगी जो हर मुल्क के बैटर्स के लिए और हर मुल्क के मतलब पेस अटैक और स्पिनर्स के लिए मौजू होंगी। और भारत जो है सिर्फ अपनी मतलब टीम को देख के ये विकटें नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जब इसका शुरुआत हुई थी उससे लेके आज तक ये पहला मौका है कि आईसीसी ने कैटेगोरिकली बाकायदा ऑर्गेनाइजर्स को ये कहा है कि ये विकटें जो हैं सपोर्टिंग होंगी और तमाम टीमों के लिए मतलब ये सपोर्टिंग होगी। इंडिया जो है उनको क्रिकेटर्स हैं उनको बाकायदा उन्होंने हिदायत जारी की है, उनको बता दिया है और इंडिया की जो मैनेजमेंट जो वहाँ काम कर रही है कि ये ऐसी नहीं होगी। तो इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से आईसीसी ने कहा है विकटें जो हैं सपोर्टिंग होगी और इंडिया इसको अपने फतह के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एक तो ये चीज़ है। लेकिन आप ये देखें कि इसी तनाजुर में आप ये बात देखें कि जो वार्म अप मैचेस वहाँ हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी ज़्यादती की है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो एक पहला वार्म अप मैच है, जो भी मतलब वार्म अप मैच है उसमें शायकीन जो हैं वो मतलब स्टेडियम के अंदर नहीं होंगे। आप तो ये कहते थे भारत कि जी पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला है और हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अमन व अमान का मसला तो आपके यहाँ भी है। आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं तो आप शायकीन को अंदर क्यों नहीं जाने देते? एक तो उन्होंने अमन व अमान का मसला उनका जो है वो एक्सपोज हो गया कि नहीं है। फिर ये कि उन्होंने जब पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मांगी थी कि भाई पाकिस्तान जिस तरह से हम दूसरी दुनिया की टीमें हमारे पाकिस्तान आती हैं तो हम उनको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, तो आप हमारी टीम के लिए बताएं कि क्या सिक्योरिटी होगी। तो उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी भी टीम के लिए कोई मतलब खुसूसी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, वही सिक्योरिटी होगी जो हम तमाम टीमों को देते हैं। तो एक तो आपने ये किया। दूसरे ये कि जब पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस में शायकीन अंदर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उस एटमॉस्फेयर से हम आहंग होने की मतलब मुश्किलात पैदा करेंगे कि अगर वार्म अप मैच में शायकीन ग्राउंड के अंदर आते हैं तो हमारे प्लेयर्स जो हैं साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि जो शायकीन है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर वो फैमिलियर होते जब उनके वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होते। तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं ऐसी डंडी ज़रूर मारता है जिससे जो है दूसरी टीमों को नुकसान हो। और आप ये देखें कि वो इसमें जो है ना कतई तौर पर तफरीक नहीं करते। अगर उनका फ़ायदा होगा गो के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बड़ी वो अहमियत भी देते हैं, फोकस भी देते हैं, लेकिन जब उनका अपना मामला आएगा तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ भी यही सलूक करेंगे जो पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक जो है उनकी ये बदनीयती है। हसन साहब बात हो रही है बड़ी ज़बरदस्त है फ़खर जमान के हवाले से और हसन अली। अगर आप क्रिकेट में बड़ी गहरी नॉलेज रखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज भी करते हैं, तो आप इन दोनों प्लेयर के हवाले से मुझे बता दें कि दोनों प्लेयर अगर हम देखें तो माजी में बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर्स हैं, हसन अली भी और फ़खर जमान भी। दोनों ने अच्छी कारकर्दगी बड़े मैचेस के अंदर दी है। फ़खर जमान वन मैन शो का किरदार अदा करते हैं, हसन अली भी वन मैन शो का किरदार अदा करते हैं टीम के अंदर। ऐसी विकटों पर जहाँ पर बॉल सीधा आ रहा हो वहाँ फ़खर बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। हसन अली को थोड़ी सी मौसम और साथ साथ विकेट के बेवेयर से अगर आउट स्विंग इन स्विंग का थोड़ा फेवर मिल जाए तो शायद वो दूसरी टीमों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि माजी में हमने सारी चीज़ें हसन अली की देखी हुई हैं। देखिए दुनिया में कोई भी हरकत होती है ना जब, तो हरकत के पीछे मकसद होता है कोई ना कोई।
शुरू में इनका मकसद था टीम में आना, ये आ गए और कहते हैं कि अगर किसी शख्स से आपने दुश्मनी निकालनी है तो उसको आराम की ज़िंदगी दे दें, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो अभी इन दोनों की विंडोज़ करप्ट हो गई है, जो विंडो स्टॉल होते हैं ना वो विंडो। बिल्कुल हसन साहब, इस पे मजीद भी आपसे जवाब लेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हसन साहब से बात कर रहा था, मैं फ़खर ज़मान और हसन अली के हवाले से मज़ीद वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हसन साहब एक क्या कहेंगे, मैं बात कर रहा था फ़खर ज़मान और हसन अली के हवाले से। मैं आपको मज़ीद ऐड करूँगा कि जिस तरह रियाज भाई ने एक बात की कि इंडिया में भी अमन व अमान का मसला है, बिल्कुल ऐसा है। इंडिया की जो 70% लैंड है इस वक्त, वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये 1 से 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि उनकी एक रियासत है मणिपुर, वहाँ असले के दुकानों में असला लूटा जा चुका है और आर्मी ने कैंप लगा दिए हैं कि यहाँ पे लूटा असला जमा कराएं। तो मसला तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अमन व अमान का। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो तमाशाई को इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वी शुड नॉट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ वैन होप। हमें खुशफहमी की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जंगजू जो होता है ना, चाहे उसके हामी हो या मुखालफीन हो, वो मैदान जंग जीतने का फ़न जानता है। अगर इनके अंदर ट्रू स्पिरिट हुई और वाकई ये पाकिस्तान की जो पोजीशन इस वक्त देख रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं उस एजेंसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ बैठ के, लेकिन सबको पता है कि एक ऐसी एजेंसी है वर्ल्ड में जिसकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में माजी में भी रही है और आज भी है। अभी आप देख लीजिए कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के वज़ीर आज़म, जो एक सिख के कत्ल का जो मलबा मोदी पर जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या रिपोर्ट कनाडा की एजेंसी ने दी थी? जी बिल्कुल भी नहीं। एक एजेंसी है 5i, उसमें कनाडा की एजेंसी है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है और भी 2 और हैं, यूके भी है। उन्होंने पूरे रिकॉर्ड जमा करके दिए कि भाई आप इन्वॉल्व थे। अब उनका गोल क्या है वो कोई नहीं समझ रहा। गोल ये है कि अभी जो G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई तो मोदी ने शटअप कॉल दे दी थी कि रूस के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में या दुनिया में जो रूस के हक में बोल रहा है, आप उठा के देख लें, या तो वो कैद है या वो पावरलेस है। तो अब ये मोदी को भी सबक सिखाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। इवन के इंडिया के जो एक मेजर हैं, मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन तो उन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो को धमकी दी कि हम कनाडा में आपके साथ क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अचानक हाईलाइट होने लग गई। सऊदी अरब के MBS ने कहा कि उन्हें कश्मीर का मसला भी उठा दिया। खालिस्तान सब जानते हैं, आसाम का मसला क्या है, तो वहाँ तो बहुत इशूज़ हैं। मसला ये है कि अगर इश्यूज के बेस पे ऐसा लगता है कि तमाशाइयों को इजाज़त नहीं दी गई है, नहीं, आप ये समझते हैं? नहीं, देखें इसमें मामला सारा ये है कि उनको पता है कि हम भी कितने कैपेबल हैं। उन्हें अपनी सिक्योरिटी का बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी कितनी सिक्योरिटी टाइट है और जो हालात हैं वहाँ फौजियों के साथ जो सलूक है इंडिया की बहुत सी रियासतों में कि वहाँ फौजी जाने से डरते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे ये वर्ल्ड कप इवेंट होने जा रहा है, तो डेफिनेटली ख़तरात तो बहुत सारे हैं। बस मसला सिर्फ ये है कि अगर शहजादा भाई से कोई गलती हो जाए तो पूरी दुनिया शोर मचा देगी, और अगर किसी ऋषि कुमार से गलती हो जाए तो चुप हो जाओ, छोड़ दो। तो ये जो ड्यूल बिहेवियर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम राइज हो रही है। और मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, अच्छा है कोई तमाशाई नहीं आए, क्योंकि अगर तमाशाई आएंगे भी तो वो कब्रिस्तान की तरह बैठे होंगे पाकिस्तान के मैच में। तो हमें अब हर चीज में पॉजिटिविटी को तलाश करना होगा। हमें अपनी पोजीशन को बनाने के लिए खुद लड़ना होगा। हमारी हालत खुद लड़ना होगा। मैंने फखर और हसन अली के हवाले से बात की थी आपसे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि रियाज भाई इंतहाई एक्सपर्ट साफी हैं, इन्होंने एक बात कही कि आई कांटेक्ट का कुछ इशू है फखर जमान का। अब आई कांटेक्ट इज ऑलवेज द वन गुड स्ट्रैटेजी। सो आई से कि मतलब कि कैसे ये हुआ है और ये कैसे सही होगा। अल्लाह करे कि कोई वो किसी बड़े बैट्समैन से
राय ले लें, हल हो जाए मसला, क्योंकि कैंसर भी पहले स्टेज 1 पे ही आता है। अगर ये स्टेज 1 का कैंसर है तो वहीं से काट के एलिमिनेट हो जाए। खुदा ना ख्वास्ता स्टेज 4 पे चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि वो कैसे सही हो सकते हैं, अल्लाह पाक उन्हें सही करें और एक्सपर्ट से राय लें। देखिए, हमें कोई बड़ा नहीं है, मैं आपसे 3 चीज़ें सीख लूँगा तो वो मेरी कामयाबी है। हमें अपने उस होल से निकलना पड़ेगा। इंग्लिश में हम कहते हैं दी ओमैनिया, और दी ओमैनिया का तर्जुमा है खुद को खुदा समझना। इस चीज़ ने मनहसुल कौम हमें तबाही पर खड़ा कर दिया है ले जाके, कि भाई मैं कैसे रुकूंगा, मेरे आगे से आप कैसे गुजर गए मेरी गाड़ी के आगे से। अरे भाई, हम कुछ भी नहीं है। एटम की तारीफ है, एटम इज अ पार्ट दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। इतना छोटा जर्रा है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, बट इसी पे फ्यूजन रिएक्शन है, इसी पे फिजन रिएक्शन है, और एटम और बम लगा दें तो पूरी दुनिया डरती है। तो भाई हम तो छोटे हैं, हमें उस होल से निकलना है, तब आप कुछ जाके बनेंगे। बिल्कुल, तब जाकर हम बनेंगे। फरहान फरीद साहब, बात हो रही थी थोड़ी देर पहले इनसे कि तमाशाइयों के हवाले से थोड़ी सी बात मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कर लें। बहुत सी कंट्रोवर्सी शायद हफीज़ के हवाले से अब सामने आ रही है। क्या समझ रहे हैं कि आप हफीज़ कंप्रोमाइज़ करने वाले क्रिकेटर्स में नहीं है? क्या ऐसा आप समझते हैं इंजमाम से? हालांकि बड़े अच्छे ताल्लुकात है मोहम्मद हफीज़ के। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो तारीख में रकम होना जानते हैं और इज्जत करवाना जानते हैं। बाकी ओहदे लेना और अपनी सहेली अपनी मुंह मांगी लेना और बार बार ओहदे पे आ जाना, ये कल्चर तो पाकिस्तान का रहा है। राशिद लतीफ़, आमिर सोहेल और इसमें मोहम्मद हफीज़, इकबाल कासिम साहब थे हमारे, और सलाउद्दीन सल्लू साहब थे। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। बाकी आपने अगर पीछे लेके जाओ ना, तखाब आलम आपको पूरे जिंदगी के लिए मैनेजर बन के आए थे पाकिस्तान के, आप पता नहीं क्यों नहीं बन रहे बरर। ऐसे लोग भी हैं जो जान नहीं छोड़ते, चाहे वो सहाफत के अंदर हो, आप लोग भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन हमारे खेलों में है ना जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी कभी किसी जूनियर को ऊपर आने नहीं देते। चाहे वो मैनेजर हो, कोच हो, वो भी किसी को ऊपर आने नहीं देता। चाहे वो अंपायर हो या स्कोरर हो या कोई भी ऑफिशियल हो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो, वो भी नहीं चाहेगा कि कोई कप्तान हो टीम का, कोई फास्ट बॉलर हो, वो अपने जिस जहां वो मौजूद है, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम नहीं चाहते कि हम जगह छोड़े। चाहे वो केसीसी हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये किसी एक की टीम नहीं है। अभी पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया, हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है। मोहम्मद हफीज ने जो कहना था वो खामोशी से कह दिया है। इसके आपको आफ्टर शॉट वर्ल्ड कप के दौरान नजर आएंगे। अच्छा, इससे कुछ कबल अगर हम माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो शोएब मलिक ने भी एक बड़ा बयान दिया था जब वो टीम वर्ल्ड कप के लिए T20 की अनाउंस हो रही थी। उससे कबल उन्होंने बयान दिया था, फिर उसके बाद शायद ऐसा लगा कि उनका कैरियर ख़त्म हो गया और शायद आज तक ऐसा सूरत उनके साथ पेश आती रही। बिल्कुल, अब उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया था। उन्होंने वर्ल्ड कप, हालांकि उनको ऐसी बातें हो रही थी कि शायद आखिरी T20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन बाबर आजम ने इस वक्त 2 साल से अपनी चलाई है, अपनी मनवाई है। ये वर्ल्ड कप अगर वो नहीं जीत पाए तो उसके बाद खुदा के वास्ते ये ना कहना कि हम सेमीफाइनल तक खेल के आए हैं, हमने जो है वो 4 टीमों को इसे मैच जीता है, हमारे पास ये लड़का अवेलेबल नहीं था, हमारे पास आखिर में नसीम शाह अनफिट हो चुका था, हमारे पास जो है वो स्पिनर जो थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हाँ, गलती हुई है, हम दोबारा इसको करेंगे कंटिन्यू। ये अल्फाज मत बोलिएगा। आपने अपनी मर्जी चलाई है, अपनी मर्जी की टीम खिलाई है, आखिर तक बोलते गए कि देखो सरफराज को टीम में रख लो, देखो अनफिट खिलाड़ी आप खुशदिल शाह को लेके गए थे, आप अनफॉर्म आसिफ को लेके गए थे। उस वक्त भी जो है यहाँ पर रियाज भाई बोल रहे थे कि आप आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी से नहीं जाएं। वहां पर वर्ल्ड कप कोई ऐसा इवेंट नहीं कि खिलाड़ी की टेक्निक सही करने के लिए लेके जा रहे हैं, वहां जाके सिखाएंगे कि फकर जमान जो है बार बार कैसे आउट हो रहे हैं, वहां उनकी कोचिंग होगी। अरे भाई, वो वर्ल्ड कप है, वहां परफॉर्म करना है आपने। वहां पर वो लड़के लेके जाएं जो टेक्निकली साउंड हो, जो इन्फॉर्म हो, जो परफॉर्म कर रहे हो। अगर फकर जमान वहां परफॉर्म नहीं कर सका तो बाबर आजम क्या बोलेंगे? सब तो यही बोल रहे थे यार ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है। देखिए, क्रिकेट में सबसे जो मेन चीज होती है ना, आपका टैलेंट स्किल एक तरफ, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दूसरी बड़ी सी बढ़कर मैच के दौरान उसको नजर आ रहा होता है। रियाज साहब, बात हो रही थी जिस तरह फरहान फरीद से बड़ी ज़बरदस्त ये गुफ्तगू कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टीम में मुआवजा करें तो इमामुल हक ऐसे प्लेयर हैं कि हम देखते हैं कि जहाँ
जहां पर लूज टीमें होती हैं वहां वो परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। अदरवाइज़ अगर देख लें तो उनका कैरियर उठाकर देख लें तो वहां पर इमामुल हक कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते हुए नजर आते। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में इस वक्त वो चौथी पोजीशन पर फाइज हैं। किस तरह इमामुल हक को देखते हैं इस टीम के अंदर, और फिर इंडिया में जहां पर उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ 27 रन की रह गई है? देखें, जिस वक्त ये तो बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त 27 रन की उनकी वहाँ परफॉर्मेंस थी, वो उस वक्त से लेके आज तक के सफ़र में उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी चीज़ें इंप्रूव की हैं। हाँ, अगर आप पिछले 4-5 साल पहले चले जाएं, जब इंज़मामुल हक अपने भतीजे के लिए यानी इमामुल हक के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, तो उस वक्त वो जो है मेरिट पे काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो तो खिला खिला के मतलब वो पक्के हो गए। और देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इन नो डाउट कि इमामुल हक बाज़ औकात जहां अच्छी टीमें थीं वहां उनके खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो छोटी टीमें हैं, कमज़ोर टीमें, नेपाल हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, इसके खिलाफ वो ज़रूर परफॉर्मेंस देते रहे। लेकिन हमें बहरहाल इन तमाम चीज़ों से हटकर एक चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करना होगा कि वो वनडे के खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर नहीं, आईसीसी रैंकिंग में अगर और आईसीसी रैंकिंग में देखिए ना, उनकी चौथी पोजीशन इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस में बेहतरी लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमामुल हक की जगह तो इस टीम में बनती थी। लेकिन जैसे अभी फरहान फरीद साहब कह रहे थे और प्रोफेसर साहब हसन जावेद भाई भी बात कर रहे थे, देखें बच्चे को पता है कि कौन सी टीम, देखें क्रिकेट हमारा पैशन है, एवरीबडी नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इसमें तो मतलब कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, कोई ऐसी साइंस नहीं है, साइंस नहीं है कि देखें सीधा मतलब एक सामने किताब में लिखा हुआ है कि यार हसन अली को 9 मैचेस में वो मतलब एक परफॉर्मेंस नहीं दिया, अब इतने अरसे से वो खेल नहीं रहा है, आपने उसको ले लिया। मोहम्मद हारिस, चाहे वो किसी भी आपने कैपेसिटी में उसको रखा है, उसकी जगह नहीं बनती थी, उस जगह कोई और होना चाहिए था। इसी तरह जो आपने फ़खर जमान की बात मैं कर रहा था, मैंने हसन अली का, हसन अली भी जाहिर है आउट ऑफ फॉर्म थे और मतलब टीम में ही नहीं थे। फ़खर जमान जो 9 मतलब मैचेस में आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आपने उनको रख लिया। मोहम्मद नवाज मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद वो टीम में मौजूद हैं। आपने सही पॉइंट आउट किया कि मतलब इंज़मामुल हक और बाबर आजम ने मिलकर मतलब है कि इस टीम को सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया है। और यही इंज़मामुल हक वैसे यकीनन ये अच्छे इंसान होंगे और मतलब प्लेयर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो सिलेक्शन कमेटी में आते हैं तो उनकी जो है अजीब व गरीब चीज़ें जो है ऊत कर आ रही होती हैं और साफ नज़र आ रहा होता है कि वो मेरिट पे काम नहीं कर रहे। आप ये देखें कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ ये नाराज़ होकर गायब हो गए थे। तो एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है या प्रोफेशनल मैनेजर है या सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, उसको कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का मतलब उसका बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी मीटिंग वर्ल्ड कप से पहले टीम के लिए और आप जो है उसमें नाराज़ होकर गायब हो गए। अब वो जो भी मसाइल थे वो सब जानते हैं, ज़ाहिर है वो अपनी चीज़ें मनवाना चाहते थे। एक दो और भी चीज़ें थी, पैसों के हवाले से थी, 1-2 चीज़ों के हवाले से थी, वो नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जो टीम के ऑफिशियल होते हैं, चाहे वो कोचेज़ हैं या मैनेजर हैं, अगर उनकी जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, वो उनको खिलाड़ी की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। और जो कोचेज़ या मैनेजर्स होते हैं वो एक बाप का दर्जा रखते हैं, पेरेंट्स का दर्जा रखते हैं खिलाड़ियों के लिए। अगर आप किसी खिलाड़ी से पर्सनल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कोच नहीं हैं और आपको ये चीज़ जो है कतई तौर पर सूट नहीं करती कि आप जो है टीम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो हमारी दुआएं जो हमारी टीम के साथ हैं, लेकिन हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। हसन साहब, अगर हम देखें इस टूर्नामेंट के अंदर जो स्टार्ट 5 अक्टूबर से होगा, और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं शुरू के लूज टीमों के खिलाफ अगर देख लें तो नीदरलैंड के खिलाफ हम खेलेंगे, फिर दूसरा मैच हम श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे, 14 तारीख को हम इंडिया के खिलाफ मजबूत टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे ओवरऑल है। जबकि अगर हम दूसरे तरफ देखें तो इंडिया की जो मैचेस हैं वो शुरू में बड़े सख्त हरीफों के दरमियान है, फिर बाद में उन्हें थोड़ी सी लूज टीमें नज़र आ रही हैं। तो एक फ़र्क यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि जब अगर एवरेज की बात होगी तो इंडिया वहाँ पर जो है बआसानी टारगेट को चेस करता हुआ नज़र आएगा। जी बिल्कुल। इसमें मैं पहले तो वो लफ्ज़ कंप्रोमाइज़ की थोड़ी वजाहत कर दूँ जो मोहम्मद हफीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया और जो बातचीत की गई। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नबुव्वत दी गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मकाम पर इल्म भी बताया और हिल्म भी बताया, हे लाम मीम। जैसे फ़तह मक्का के मौके पर
उन्होंने जब कहा, तमाम सरदार बैठे हुए थे जिन्होंने मुखालफिन काफ़ी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आज तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, सब काँप उठे। उन्होंने कहा आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। ये हिल्म था अल्लाह के नबी का। तो कंप्रोमाइज़ तो करना होता है ज़िंदगी में, अगर आप मिसाक मदीना को भी उठा के देख लीजिए। अदरवाइज़ तो दुनिया में फ़तह के लिए या अपने मकसद को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। अब आ जाते हैं कि इंडिया के मैचेस मुश्किल हैं या आसान। मैं इसकी एक मिसाल आपको समझाने के लिए दूंगा कि अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 टीमें स्ट्रांग हैं, एक टीम वीक है। अब होता यह है कि जो 3 टीमें स्ट्रांग हैं उनके मैचेस तो हो गए ड्रॉ, उनको 1-1 पॉइंट मिल गए, और जो वीक टीम है, एक ने उस वीक टीम को 1-0 से हरा दिया, एक ने उस वीक टीम को 2-0 से हरा दिया, और एक ने उस वीक टीम को 3-0 से हरा दिया। तो जब आप स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करेंगे तो जिसने 3-0 से हराया उसका स्ट्राइक रेट 2.5 आएगा, जिसने 2-0 से हराया उसका स्ट्राइक रेट 2 आएगा, और जिसने 1-0 से हराया उसका स्ट्राइक रेट 1.5 आएगा। तो तीनों टीमों ने आपस में तो टाई मैच खेला, लेकिन जिसकी 1.5 स्ट्राइक रेट है और जो तीनों कमज़ोर टीम जो सबसे हार गई वो 2 बाहर होंगी। तो ये वो ग्लोबल आई होती है कि जो ग्रुप बनाने वाले या स्टैटिस्टिशियन समझ रहे होते हैं कि वो पहले से होमवर्क करके बैठे होते हैं कि इसको निकालना कैसे है। बहुत समझने वाली है बिल्कुल, निकालना कैसे है, इस पे मजीद फरहान फरीद से बात कर लेते हैं। फरहान फरीद साहब, अब्दुल्ला शफीक आखिरी इनिंग 50+ रन इनिंग खेलते हैं, आप समझ रहे हैं कि वो 50+ रन इनिंग उन्हें वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाती हुई नजर आई? देखें, जो खिलाड़ी टेक्निकल साउंड हो और परफॉर्म कर रहा हो और उसकी टेस्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो, प्रीवियस इसकी देखे जाए, तो वो लड़का तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब फ़खर जमान मुसलसल फेल हो रहे थे तो मेरा अपना कहना यह था कि इनको ओपनर खिलाया जाए और फ़खर जमान को जो 3रे या 4थे नंबर पे खिलाया जाए। वो गलती कहाँ कर रहे हैं? आपके कोचिस को और आपकी जो थिंक टैंक है उनको पता होना चाहिए था। वो नई गेंद पे स्ट्रगल कर रहे थे, बाहर जाती हुई गेंद पे वो मुसलसल अगर 10 दफ़ा आउट हुए तो 7 दफ़ा वो इसी तरह आउट हुए। तो नए बॉल से प्रॉब्लम था, उनको नीचे कर देते। तो हमने पीएसएल में भी देखा, वो नीचे आके बैटिंग कर रहे थे। एक दफा जब वो अच्छी फॉर्म हासिल कर लेते, कॉन्फिडेंस बहाल कर लेते, और अगर कभी किसी भी ओपनर की फॉर्म खराब होती, उसको ऐसा नहीं था कि अगर वो फॉर्म हासिल कर लेते तो उनको दोबारा ओपनर ले आते। फिर अगर किसी ओपनर की फॉर्म खराब होती, अब आपने देखा आखिरी मैच में अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छी मौके पर अच्छी इनिंग खेली। अब उनको ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में जाके उनको फिर बाहर बैठा दिया जाए, इन्हें ओपनिंग खिलाना चाहिए। जहां ये कोई ओपनर फेल हो तो फिर फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, या फिर फ़खर जमान को 4थे नंबर पे बैटिंग करवाएं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। ये तो होती है थिंक टैंक की सोच। लेकिन आप करेंगे क्या जो आप सोच की गए कि लकीर के फकीर बन के जाते हैं। हम जो गए, जो हमने 20 साल पहले सोचा हुआ था ना, अब हम ना देखनी है पिच, ना देखना है स्पोर्ट में, ना हमने देखनी है मुखालिफ टीम। नेपाल के खिलाफ भी वही खिलाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाएंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी वही खिलाएंगे। भाई तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा ना कि आपके खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप से पहले अनफिट हो जाएंगे, या कोई लड़का अपनी कॉन्फिडेंस खो बैठेगा। और वही हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो दुनिया पे हुक्मरानी कर रही थी 3 दिन पहले, जो दुनिया में खौफ डाल चुकी थी, 2 दिन के बाद वो खौफ जो है वो एकदम से खत्म हो गया। इंडिया की टीम जो कपकपा रही थी वो एकदम से ऊपर आ गई। आपने वर्ल्ड का एशिया कप का फाइनल भी देखा होगा कि पहले पेशेंट हो चुकी थी कि यहाँ पर 2 घंटे के तक मैच होगा, उसके बाद बारिश हो जाएगी। लेकिन देखिए 2 घंटे के अंदर मैच का सफाया हो गया। मतलब इंडिया की नजरें आप देखें और वो क्या करना चाह रहा है। वो आने वाले वक्तों में क्रिकेट को क्रिकेट नहीं होने देगा, एक फाइनेंशियल तौर पे ऐसा हब बना देगा जहां पर सब वहीं जाके घुटने टेकेंगे। पाकिस्तान ने तो अगर सबसे पहले, क्यों पाकिस्तान की अपनी जो पीसीबी है वो कहती है कि हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और हुकूमत कहती है कि जो हमें क्रिकेट बोर्ड एडवाइस करेगा हम वो करेंगे। तो इनके दोनों में जो है ना प्लेयर वो कैची बने हुए होते हैं। आप देखें पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हर टीम आगे खेलती है सिवाय इंडिया के, और इंडिया के प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेलते हैं, सिवाय आईपीएल के अलावा कहीं नहीं जाते। मतलब वो इतना पैसा दे देते हैं हर बोर्ड को, हर जगह। आप आईसीसी के अंदर भी इनका हो गया कि आईसीसी भी इनके बगैर कोई डिसीजन नहीं लेती, कोई डिसीजन लेती हुई नजर नहीं आती है। दीगर खेलों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 2 अक्टूबर से कश्मीर जो है, अगर कमिश्नर कराची कप स्टार्ट होने जा रहा है टेबल टेनिस का, इस हवाले से भी रियाजुद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे? 2 अक्टूबर से कमिश्नर कराची टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। माजी में देखें तो हूर फवाद पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अभी एशियन गेम्स के अंदर भी शिरकत कर रही हैं। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसे देख रहे हैं जो कमिश्नर कराची कप होने जा रहा है?
देखिए शहज़ादा, बुनियादी तौर पे तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कराची जैसे शहर में जो एक वक्त था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, हेल्थी एक्टिविटीज़, वो कमोबेश ख़त्म हो गई थी और हमारे नौजवानों को हेल्थी एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करने के मौके जो थे नहीं मिल रहे थे। हर चीज़ जो थी वो अजीब व गरीब सिमत इख्तियार कर रही थी। लेकिन ठीक है, अब बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में शिरकत का मौका मिल रहा है। रह गई टेबल टेनिस की बात, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर से टेबल टेनिस में मतलब आ रही हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि चूँकि ये इंडोर खेल है, तो इंडोर खेल्स में हमारे खेल जितने भी खेल हैं उसमें हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन, वो आना पसंद करती हैं। ये और बात है कि हमारी इन बच्चियों को मतलब उनके घर के करीब, या मैं ये तो समझता हूँ कि जो हमारे इतना बड़ा शहर है कराची, यहाँ पे कोई ऐसे इंडोर स्टेडियम नहीं है जहाँ हमारी बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं वो वहाँ जाके अपनी बिल्कुल वहाँ जाके अपनी कारकर्दगी 16 तारीख से जो है वो अभी 25 तारीख से RCA अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट कराची के अंदर शुरू होने जा रहा है, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। तो अंडर 13 हुआ, अब अंडर 16 हो रहा है। ये ग्रास रूट लेवल पे एक अच्छी चीज है कि अच्छी चीज है। दूसरी तरफ फरहान फरीद साहब, एशियन गेम्स का आज बाकायदा तौर पर आगाज हो जा रहा है, इफ्तिताही की तकरीब आज मुनक्किद हुई। ओवरऑल एशियन गेम्स के हवाले से क्या कहेंगे? जी, एशियन गेम्स तो हमारी बेस होती थी। जब हम एक दफा सार्क ममालिक की चैंपियनशिप होती थी तो हम पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मुकाबला होता था। फिर एशियन गेम में भी पाकिस्तान के बाद मेडल आना शुरू हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एशियन में हमारी गिरफ्त बहुत कमजोर होती जा रही थी और ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एशियन गेम्स का एक दफा फिर बात हो रहा है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जब तक हमारे पास, जैसे अभी आपने कमिश्नर का बात किया कि टेबल टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये वो गेम है जो इंडोर खेले जाते हैं। तो अगर इन गेमों पर ज्यादा फोकस किया जाए तो हमें कोई ना कोई मेडल भी मिलता आता हुआ दिखाई देगा। ग्रास रूट लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है। फरहान फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।